नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह ईवीएस का पार्ट नंबर 17 है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिल सके और आप पर्यावरण अध्ययन में 30 में से 30 का स्कोर कर सके। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, ऑप्शन बी दे रखा है डीजल, सी है द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको कहा जाता है एलपीजी और ऑप्शन डी दे रखा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको कहा जाता है सीएनजी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पर्यावरण स्नेही ईंधन माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा उत्पादक उत्पाद साबुन का विस्थापन है? यहाँ पर आपसे पूछा है प्रश्न में कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रीठा इसका राइट आंसर रहेगा। रीठा जो है ये पादप का उत्पाद है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न कह रहा है वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? थर्मामीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, सी है सिस्मोग्राफ, डी है हाइग्रोमीटर। तो आप सभी को पता होगा वायुदाब नापने वाला जो यंत्र होता है इसको बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ रहेगा। तब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बैरोमीटर जो रहता है वायुदाब नापने वाला यंत्र, इसमें कौन सी धातु रहती है? तो इसमें अगर आपसे धातु पूछी जाए तो आपको बता देना है कि इसमें पारा धातु होती है जिसको Hg या मरकरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, थर्मामीटर का उपयोग क्या होता है? तो मानव शरीर का जो ताप रहता है उसको मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है और हाइग्रोमीटर इसका उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? यहाँ पर आपको सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल को पीने से फैलती है? टाइफाइड, ऑप्शन बी दे रखा है एड्स, सी है एनीमिया, डी है टिटनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों टाइफाइड जो बीमारी है यह दूषित जल के पीने से फैलती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो आपको नोट कर लेना है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है N2O जिसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन दे रखा है CO2 जिसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन दे रखा है CO जिसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी ऑप्शन दे रखा है CH4 जिसको कहा जाता है मीथेन। तो इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी में हमें जो दे रखा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। शेष तीनों विकल्पों में जो हमें गैसें दे रखी है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यह ग्रीन हाउस गैस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अब आपका यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम नोट कर लीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम रहेगा। और विटामिन सी का सर्वोत्तम प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो आंवले में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में रहता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में दे रखा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताना है। ओजोन मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल, ऑप्शन डी दे रखा है शोभ मंडल। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम शोभ मंडल, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज इस प्रश्न में नोट कर लीजिए कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है जैसे आंधी आना, तूफान आना,
ये सारी घटनाएं जो होती है ये शोभ मंडल में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? किस जून को, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। राइट आंसर हमारे ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गोवा की, ऑप्शन बी दे रखा है गुजरात, ऑप्शन सी दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। हमारा 10 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किसके द्वारा? एसटीपी के द्वारा, बीओडी के द्वारा, डब्ल्यूपीएल के द्वारा या एटीपी के द्वारा? तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है बीओडी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपसे परीक्षा में बीओडी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये बीओडी का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बीओडी का फुल फॉर्म रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। यहाँ पर आपको प्रश्न कह रहा है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? कॉलरा, टाइफाइड, जुकाम या फिर मलेरिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जो है वो जुकाम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। निम्न में से किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को, चींटी को, मधुमक्खी को या फिर तितली को? तो किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार आपको भारत में लिंगानुपात बताना है, मतलब स्त्री और पुरुष का अनुपात बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 916 1000, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 940 अनुपात 1000, सी ऑप्शन दे रखा है 920 अनुपात 1000, डी ऑप्शन दे रखा है 982 अनुपात 1000। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात मतलब स्त्रियां कितनी थी? 940, और 940 स्त्रियों पर 1000 पुरुष थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 940 अनुपात 1000 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है नियोलॉजी में। ऑप्शन बी दे रखा है इटियोलॉजी में, सी दे रखा है इथोलॉजी में, डी दे रखा है डेमोलॉजी में। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी डिटेल को देखा। उम्मीद करता हूं आपने इस सभी के नोट्स बना लिए होंगे। आपको इस ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं ये सारे परीक्षा में आए हुए सिलेक्टेड प्रश्न हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिल सके और आपका ईवीएस में 30 में से 30 जो पूरा स्कोर है वो आप बड़ी आसानी से इसको कंप्लीट कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।